प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वर्किंग ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज़्म क्या है, क्रियाविधि क्या है। आज हम फोटोसिंथेसिस से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं तथा फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है कि पौधे ग्लूकोज के रूप में भोज्य पदार्थ को न रखकर स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। मैंने दिखाया था कि फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा था, 6CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये आपको दे रहा था C6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ पे हमने H न्यू लिखा हुआ है, P के साइड में लिखा हुआ है, इसे पढ़ा जाता है न्यू और यह रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव। और यहाँ पे जो H है ये है प्लैंक कांस्टेंट। ये दोनों मिल करके H न्यू जो लिख दिया जाता है यह है कि H न्यू एनर्जी का ये फोटॉन होता है, अर्थात प्रकाश होता है। तो प्रकाश सनलाइट लिखने की जगह पे कहीं पे अगर H न्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी है कि यह क्रिया किस में हो रही है, सूर्य के प्रकाश में हो रही। तो इस अपक्रिया में आपने देखा है कि बन क्या रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा। तो निर्मित होने वाला जो ग्लूकोज है, जितनी आवश्यकता है पौधों को वह तो कंज्यूम करेंगी, लेकिन जो बचा हुआ ग्लूकोज होगा उसको वो क्या करें। तो निश्चित तौर पे जैसे हम लोगों के यहाँ है कि कोई पदार्थ अगर घर में बन रहा है वो ज़्यादा हो जाता है तो निश्चित तौर पे उसे हम स्टोर करके फ्रिज में या कहीं पे रख देते हैं और दोबारा फिर उपयोग में ले लिया जाता है। सेम यही काम पौधे भी करते हैं। पौधे बना हुआ जो ग्लूकोज है उपभोग के बाद जो बचा, उनसे तात्कालिक उपभोग के बाद जो बचा हुआ होता है उस ग्लूकोज को अपने प्लांट के शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में उसको स्टोर करते हैं। किंतु वहाँ पे जो स्टोरेज होता है वो ग्लूकोज का स्टोरेज ना हो करके स्टार्च का स्टोरेज होता है। तो यह क्यों होता है, क्यों प्लांट ग्लूकोज को ही सीधे स्टोर नहीं करता बल्कि स्टार्च को स्टोर करता है। वास्तव में जो स्टार्च है वह स्टार्च या इसी को मंड बोला जाता है। यह ग्लूकोज का ही कन्वर्टेड फॉर्म है, ग्लूकोज का ही कन्वर्टेड रूप है। ग्लूकोज आपका मोनोसैकराइड है और ये पॉलीसैकराइड होते हैं। आगे चल करके आप पढ़ेंगे कि स्टार्च या ग्लूकोज के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं, ये भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ पे जो है ये मोनोसैकराइड्स होते हैं और ये जो होते हैं ये पॉलीसैकराइड्स होते हैं। तो क्यों ऐसा स्टोर किया जाता है, इसका एक हम सिंपल व्यवहारिक उदाहरण से देखें। यदि मान लीजिए हम कहें आपसे तो आप 1 लाख रुपए का आपको स्टोरेज करना है और आपको दे दिया जाए कि 1 रुपये के सिक्के दे दिए जाएं, 2 रुपये के सिक्के दे दिए जाएं, 100 रुपये के नोट्स दे दिए जाएं, 500 के नोट दिए जाएं और 2000 के नोट दिए जाएं।
तो आप किस नोट को स्टोर करने का प्रयास करेंगे? या आप 1,00,000 रुपए को क्या 1-1 रुपए के नोट में स्टोर करने का प्रयास करेंगे, या फिर 2,000 रुपए के नोट को स्टोर करने का प्रयास करेंगे? तो निश्चित तौर पे ये सामान्य सी बात है कि स्टोरेज में जो सबसे बड़ी नोट होती है उसी को हम लोग छुपा के रखते हैं। ऐसा इसलिए है, जैसे अगर हम 1-1 रुपए के अगर नोट या सिक्के को ले लें और उसे हम स्टोर करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे स्टोरेज जो पात्र होगा वह हमारा बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, उस पर दूसरे की निगाह पड़ जाएगी। तो ये तो सामान्य प्रोसेस में आता है। सेम ऐसा ही कुछ काम पौधे भी करते हैं, क्योंकि यह जो करेंसी है ग्लूकोज है, ये छोटी करेंसी है, और जो स्टार्च है यह अपेक्षाकृत बड़ी करेंसी है। अगर हम 1 ग्राम ग्लूकोज को पानी में घोल के पी लें तो हमें कम ऊर्जा प्राप्त होगी बनस्पत अगर हम 1 ग्राम स्टार्च को घोल करके पी लें। अर्थात यह जो स्टार्च है यह ग्लूकोज का ही कंडेंस फॉर्म है, संघनित फॉर्म है। तो संघनित फॉर्म में स्टोर किया जाता है, फिर जब हमको ज़रूरत होती है उसका उपयोग करने का तो ये मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और वह ग्लूकोज फिर प्लांट अपने यूज़ में ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्टोरेज इसलिए होता है क्योंकि पर ग्राम जो एनर्जी प्रोवाइड करने की क्षमता होती है स्टार्च में वह ग्लूकोज की तुलना में ज़्यादा होती, और इसका स्टोरेज आसान है जबकि इसका स्टोरेज अपेक्षाकृत कठिन है, जैसा कि मैंने अभी करेंसी के उदाहरण के रूप में इसको दिखाया है। तो इसीलिए जो पौधे होते हैं फॉर्मेशन तो ग्लूकोज की करते हैं, लेकिन जब उनको स्टोर करने की ज़रूरत होती है तो ग्लूकोज के रूप में स्टोर ना करके उसे स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, AMP, ADP तथा ATP क्या है? AMP का मतलब है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ADP का है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और ATP का है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ATP को एनर्जी करेंसी कहा जाता है प्लांट्स, और आपने देखा था ATP का उपयोग जो है डार्क फेस में प्लांट्स द्वारा फोटोसिंथेसिस के लिए किया गया। हम इसकी संरचना देखें फिर समझें क्यों इसमें एनर्जी विद्यमान है। अगर हम यहाँ से एडेनोसिन बना दें इसे, और इसमें एक फास्फेट अणु को जोड़ दें, तो यह जो संरचना बन रही है यही हमारी होती है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP। इसी में अगर एक फास्फेट और जोड़ दें तो जो संरचना बन रही है यह होती है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और यदि इसी में एक फास्फेट एटम और जोड़ दें तो जो संरचना बनेगी वह होगी ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
अब इसमें यह देखना है कि अगर यह पूछ लिया जाए कि किसके पास एनर्जी ज़्यादा है, एएमपी के पास ज़्यादा है कि एडीपी के पास ज़्यादा है कि एटीपी के पास ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पे ऊर्जा एटीपी के पास ज़्यादा होगी, क्योंकि किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एनर्जी स्टोर होती है वह उसके बॉन्ड के रूप में स्टोर होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एडेनोसिन के साथ साथ जो फास्फेट जुड़ रहा है, यहाँ पे केवल एएमपी में केवल एक बंध है, एक बॉन्ड है। डाइफॉस्फेट में 1+1 2 बॉन्ड हैं, और इसमें आप देख रहे हैं 3 बॉन्ड हैं। ये जो यहाँ पे जिग जैग बनाया गया है, ये बॉन्ड को प्रदर्शित कर रहा है, बंध को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड हैं, इन्हीं के समतुल्य एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स में स्टोर है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे फास्फेट के साथ जो एडेनोसिन का बॉन्ड है वो 1 है, इस वजह से क्या कहेंगे हम, इसके पास कम एनर्जी स्टोर है। 2 वाले में, डाइफॉस्फेट में 2 बॉन्ड हैं, तो इसमें अपेक्षाकृत ज़्यादा एनर्जी है। और ऐसे ही एटीपी है, तो इसमें 3 बॉन्ड हैं, इस वजह से सबसे ज़्यादा एनर्जी एटीपी के पास। और जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के बॉन्ड के सृजन के लिए हमें बाहर से एनर्जी उसको देनी पड़ती है, किंतु जब उस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो वह एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो एटीपी जब एडीपी को हम जब एटीपी में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात एडीपी में एक बॉन्ड हम और बना करके इसे एटीपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम बाहर से एनर्जी इसको देंगे। और यह एनर्जी मिली कहाँ से थी? आपने देखा था कि लाइट फेस में एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो रहा था, और उस दौरान जो एनर्जी उसे मिली थी वो कहाँ से मिली थी? सनलाइट से। जो वहाँ पे सूर्य का प्रकाश था, उसने क्लोरोफिल को एनर्जेटिक बनाया था, जिससे जल का अपघटन हुआ था, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले थे। वे इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास गए थे, इलेक्ट्रॉन ग्राही ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम में गया था, और उस दौरान वहाँ पे निर्मित हुआ था एडीपी से एटीपी। तो निश्चित तौर पे एडीपी से एटीपी में रूपांतरित करने में कुछ न कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ी होगी, और वह जो एनर्जी खर्च करनी पड़ी थी, वही एनर्जी क्या थी? यहाँ पे बॉन्ड के रूप में संरक्षित हो गई थी। अब जब डार्क फेस में यही बॉन्ड टूटता है, डार्क फेस में हमने देखा था कि एटीपी पुनः किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो निश्चित तौर पे एटीपी में कन्वर्ट होगा, तो निश्चित तौर पे जितनी एनर्जी इस बॉन्ड को जोड़े रखने में ज़रूरी थी, उतनी एनर्जी यहाँ से क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। और इसी एनर्जी का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन हुआ था डार्क फेस में। तो वास्तव में एटीपी है क्या? एटीपी इस ऊर्जा को स्टोर करने वाला एक करेंसी है, इसीलिए एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी। तो कभी पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी, तो आप एटीपी एनर्जी करेंसी कहलाता है। आप देख रहे हैं कि इसमें इस बॉन्ड के रूप में एनर्जी इसमें स्टोर है। तो मेरी समझ से आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि एएमपी, एडीपी तथा एटीपी क्या हैं, और एडीपी तथा एटीपी का क्या रोल है। लाइट फेस में जहाँ पे सूर्य का प्रकाश था, वहाँ तो ऊर्जा अवेलेबल थी, तो एडीपी किस में कन्वर्ट हो गया? एटीपी में। किंतु डार्क फेस में जहाँ एनर्जी अवेलेबल नहीं थी, वहाँ एनर्जी की आवश्यकता जब पड़ी, तो वही एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया? एडीपी में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही कुछ ऊर्जा रिलीज़ कर दी। और यह जो रिलीज्ड एनर्जी होती है,
यही यूज़ में आ जाती है डार्क फेस के फंक्शंस को संपादित करने में। नेक्स्ट हमारा है फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आंतरिक कारक जो प्लांट के अंदर विद्यमान होता है, और एक होता है बाह्य कारक, इंटरनल काजेज एंड एक्सटर्नल काजेज। तो इंटरनल फैक्टर क्या हैं और एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं, आइए हम देखें। तो इंटरनल कारक में आते हैं पत्ती की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, स्टोमेटा की स्थिति, संरचना एवं संख्या। आप जानते हैं रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण होता है वह स्टोमेटा के द्वारा होता है, पर्णरंध्र के द्वारा होता है। तो निश्चित तौर पे जिस प्लांट में पर्णरंध्र या स्टोमेटा की संख्या अधिक होगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण अधिक होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण अधिक होगा तो निश्चित तौर पे फोटोसिंथेसिस, अन्य काजेज अगर सिमिलर हों तो फोटोसिंथेसिस की जो स्थिति होगी वो अधिक होगी। ऐसे ही इसकी संरचना, स्टोमेटा की संरचना के ऊपर भी फोटोसिंथेसिस डिपेंड करेगा, इसकी स्थिति के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ प्लांट्स में स्टोमेटा पत्ती के ऊपरी भाग में ज़्यादा पाया जाएगा, कुछ में निचले भाग में पाया जाएगा। तो पत्ती के जिस भाग में, अगर ऊपरी भाग में जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, अगर स्टोमेटा की संरचना वहाँ ज़्यादा हुई तो निश्चित तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण ज़्यादा होगा और फोटोसिंथेसिस अधिक होगी। किंतु यदि सूर्य के प्रकाश पड़ने वाले भाग पर जो स्टोमेटा की संख्या है वह कम हुई तो निश्चित तौर पे फोटोसिंथेसिस अपेक्षाकृत क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट यहाँ पे है पर्णहरित या क्लोरोफिल की मात्रा। किसी प्लांट में क्लोरोफिल की मात्रा कितनी है, इस पर भी निर्भर करता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होगी। आप देखते हैं कुछ पौधे डार्क ग्रीन होते हैं, कुछ पौधे लाइट ग्रीन होते हैं, कुछ पौधों की पत्तियां वाइट होती हैं, कुछ पौधों की जो पत्तियां होती हैं येलोइश कलर की होती हैं। तो ये जो अलग अलग कलर हैं इसमें आप आगे चल के देखेंगे अलग अलग पिगमेंट विद्यमान होते हैं। तो जिसमें क्लोरोफिल ए अर्थात डार्क ग्रीन वाला प्लांट पाया जाएगा, डार्क ग्रीन वाली पत्ती पाई जाएगी, उसमें फोटोसिंथेसिस की मात्रा ज़्यादा होती है। जिसमें सफ़ेद कलर का होगा या फिर येलो कलर का होगा उसमें फोटोसिंथेसिस की मात्रा थोड़ी कम होगी। तो ये सब तो इंटरनल काजेस हो गए थे। अब हम देखते हैं कि बाह्य कारक कौन कौन से हैं जो प्रभावित करते हैं फोटोसिंथेसिस को। तो पहला कारक है इसमें प्रकाश। प्रकाश कैसे फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करता है इसे हम समझते हैं। क्या जो भी प्रकाश सनलाइट के रूप में हमारे पास आ रहा है वे सभी फोटोसिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होंगे या नहीं होंगे, या नहीं होंगे तो कौन कौन से कलर के प्रकाश फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेंगे, कौन कौन से कम करेंगे, इसे हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो आइए हम एक ग्राफ बनाते हैं और फिर इसका डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हमने एक ग्राफ प्लॉट किया। इस प्लॉट में यह दिखाया गया है कि जो फोटोसिंथेसिस की मात्रा है, रेट है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है इसे हम y एक्सिस पे दिखाया है, हमने वर्टिकल दिखाया है, और जो यहाँ पे दिखाया गया है ये आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट दिखाया गया है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की
तरंगदैर्घ्य। और यहाँ पे आप देख रहे हैं NM लिखा गया है। NM का मतलब होगा नैनोमीटर, NM नैनोमीटर, अर्थात 10⁻⁹ मीटर। इसमें 400 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर के बीच की जो गैप है यह ब्लू रीजन होता है। आप जानते हैं कि आपका जो लाइट है वो 7 रंगों से बना हुआ है, BIB GYOR। इसके बाद भी है, ये तो आपके दृश्य प्रकाश होते हैं, इसके बाद भी प्रकाश है। अगर यहाँ पे सन है तो जब सन का स्पेक्ट्रम हम बनाएंगे तो कुछ इस ढंग से बनता है। यहां तक के प्रकाश तो हमको दिखते हैं, किंतु इसके बाद के जो प्रकाश हैं या इसके पूर्व के प्रकाश हैं ये हमको दिखाई नहीं देते नंगी आंख से। तो इन्हें कहा जाता है इंफ्रारेड रीजन, और इन्हें कहा जाता है इंफ्रारेड या अवरक्त क्षेत्र, और इधर कहा जाता है UV रे, अल्ट्रावायलेट रीजन। तो अल्ट्रावायलेट रीजन यानी परावैंगनिक किरणें, हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। अर्थात जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वह दृश्य प्रकाश में होती है। दृश्य प्रकाश में भी आप देख रहे होंगे कि ये जो फोटोसिंथेसिस की दर है वो ब्लू रीजन में ज़्यादा दिख रही है और उसके बाद ज़्यादा दिख रही है आपके रेड रीजन में। जो दृश्य प्रकाश का ग्रीन रीजन है इसमें फोटोसिंथेसिस की जो मात्रा है वो काफ़ी कम है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस ब्लू रीजन वाली तरंगों में, सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड रीजन अगर कंपेयर करने को आ जाए कि ब्लू रीजन और रेड रीजन में लाल प्रकाश डाला जाए और नीला प्रकाश डाला जाए तो किस में ज़्यादा होगा। तो निश्चित तौर पे आप देख लें ब्लू रीजन की जो पीक है वो ज़्यादा है और रेड रीजन की जो पीक है वो अपेक्षाकृत नीची है। तो निश्चित तौर पे फोटोसिंथेसिस की जो मात्रा होगी इन्हीं दो रीजन में, ब्लू रीजन तथा रेड रीजन में होती है। अब यहाँ पे 2 कर्व बने हुए हैं, हमने 2 बनाया है, वास्तव में 4 बनना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि प्रकाश को जो ट्रैप करने वाला कारक है वो होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जैसे 4 वर्णक विद्यमान हैं आपके प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में। वे कौन से वर्णक हैं, पिगमेंट हैं? एक है क्लोरोफिल A जो पौधे की पत्तियों को कौन सा रंग प्रदान करता है? ब्राइट ब्लू ग्रीन, यानी जो गाढ़े हरे रंग की पत्तियां होती हैं उसे क्लोरोफिल A कहा जाता है। जो अपेक्षाकृत येलो ग्रीन होती हैं, जो येलोइश ग्रीन लिए होती हैं उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल B। और जो तीसरी हैं वो कैरोटीनॉइड्स होते हैं। इनका जो रंग होता है येलो टू येलो ऑरेंज होता है, पीले या अपेक्षाकृत ऑरेंज, पीले ऑरेंज कलर की होती हैं। थोड़ी सी लालिमा लिए हुए जो पत्तियां होती हैं उसमें कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। और जैंथोफिल्स, जो पत्तियां पीली होती हैं उनमें जैंथोफिल्स पाए जाते हैं। ये 4 पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के जो फोटोसिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो अगर किसी में चारों पाए जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि सबसे बढ़िया जो आ रहा है वो क्लोरोफिल A का आ रहा है। ये जो पीक है ये क्लोरोफिल A का दिख रहा है।
उसके बाद दिख रहा क्लोरोफिल बी का, और जैंथोफिल तथा कैरोटीनॉइड्स अपेक्षाकृत कम फोटोसिंथेसिस वाली हैं, उसको मैंने इस ग्राफ में नहीं बनाया। तो यहाँ पे इसको मैंने इसलिए दिखाया कि कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए जो कि हरे रंग का होता है, किंतु कुछ पत्तियां तो येलो कलर की होती हैं या कुछ पत्तियां ऑरेंज कलर की होती हैं, रेडिश शेड में होती हैं, तो वे फोटोसिंथेसिस कैसे करती हैं? तो निश्चित तौर पे उन पत्तियों में भी क्लोरोप्लास्ट के कुछ पिगमेंट विद्यमान होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। जैसे हमने बताया कि अगर पीली पत्ती है तो उसमें जैंथोफिल पाया जा रहा होगा, और यह जो जैंथोफिल होगा ये सनलाइट को ट्रैप करेगा और सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस को संपादित करेगा। ऐसे ही कैरोटीनॉइड्स हैं, अगर लालिमा लिए हुए पत्तियां होंगी तो निश्चित तौर पे उसमें कैरोटीनॉइड्स पाए जाएंगे, और जो कैरोटीनॉइड्स होंगे वे सनलाइट को ट्रैप करेंगे और उस सनलाइट को ट्रैप करके क्या करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस को संपादित करेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि उस प्रश्न का आंसर आप इस ढंग से दे सकते हैं कि अगर पत्तियां पीली हैं तो निश्चित तौर पे उनमें जैंथोफिल की मात्रा होगी, और जैंथोफिल भी क्लोरोप्लास्ट में विद्यमान एक वर्णक है जो सनलाइट को ट्रैप करता है। तो सनलाइट को ट्रैप करके ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस को संपादित करेगा। तो इस ढंग से इसके आंसर दिए जाएंगे। यहाँ पे एक चीज और है, हम देख रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की घटना हो रही है वो ब्लू रीजन तथा रेड रीजन में हो रही है। रेड रीजन के बाद आप देख रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस है वो शून्य के बराबर है, लगभग ना के बराबर है। तो चूंकि इंफ्रारेड रीजन में जो फोटोसिंथेसिस है वो ना के बराबर है, अर्थात प्रकाश के उस रेंज में फोटोसिंथेसिस की घटना नहीं के बराबर है। तो इस घटना को जो नाम दिया जाता है उसको नाम दिया जाता है रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप का मतलब जो रेड रीजन है, इंफ्रारेड रीजन है, उस इंफ्रारेड रीजन में फोटोसिंथेसिस ड्रॉप हो जाता है, नहीं होता है। इसलिए इंफ्रारेड रीजन में फोटोसिंथेसिस की मात्रा चूंकि बहुत ही कम है, ना के बराबर है, इस वजह से इसे रेड ड्रॉप की संज्ञा दी जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेड ड्रॉप क्या है तो आप सीधे कहेंगे कि इंफ्रारेड रीजन में प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं होती है, इस वजह से इस रीजन की जो स्पेक्ट्रम का यह जो रीजन होता है यह रीजन रेड ड्रॉप कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है यहाँ पे तो हमने डिस्कस किया कि किस रेंज में कितना उनकी वेवलेंथ होनी चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण हो। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो सबसे अधिक लाल तथा नीले रंग के प्रकाश में हो रही है। इंफ्रारेड रीजन में हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण बहुत कम हो जाती है, इसलिए इसे रेड ड्रॉप की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रकाश की तीव्रता को अगर बढ़ा घटा दें तब क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम क्या करें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ ले लें, लाइट, और यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ले लें। अब ध्यान रखिएगा हम किसी विशेष कलर की लाइट को ले रहे हैं। सपोज कीजिए हमने ब्लू कलर की लाइट को ले लिया है। अब हम इंटेंसिटी उसकी चेंज कर रहे हैं। इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने नीले रंग को प्रकाश को लिया, अब वो 0 वाट का हो सकता है, 100 वाट का हो सकता है, 200 वाट का हो सकता है, 500 वाट का हो सकता है। तो निश्चित तौर पे जो 500 वाट वाली ब्लू लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी।
तो यहाँ इंटेंसिटी का मतलब यह समझिएगा, आगे जब आप लाइट पढ़ेंगे तो उसमें इंटेंसिटी क्या होती है उसको डिस्कस किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो बढ़ता है, किंतु एक सीमा पर जाकर के, एक सीमा आएगी, उस सीमा के अंदर लिमिट के बाद फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो पुनः घटने लगता है। ऐसा क्यों होता है? निश्चित तौर पे शुरुआत में जब आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, यानी अधिक मात्रा में प्रकाश ट्रैप होगा तो निश्चित तौर पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। किंतु अगर इंटेंसिटी को और हम बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी सीमा आएगी कि अब फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा नहीं बल्कि क्या होगा, घटने लगेगा। इसका कारण यह होता है कि इस लाइट के प्रभाव में पत्तियां जो हैं वो झुलसने लगती हैं, उनकी जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म है वो प्रभावित हो जाती है। तो संपूर्ण पत्ती या प्लांट का मेटाबॉलिज्म अगर प्रभावित होगा तो निश्चित तौर पे फोटोसिंथेसिस भी प्रभावित होगा। इस वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की जो दर है वह क्या होती है, घटने लगती है। तो अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो लाइट की इंटेंसिटी को हम बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, किंतु एक सीमा के बाद वह क्या होगी, स्टेबल होगी और धीरे धीरे वो घटने लगेगी। उसका कारण मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि हरे पत्ते, अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि हरे क्षेत्र में, ग्रीन रीजन में फोटोसिंथेसिस की मात्रा कम क्यों है? ब्लू रीजन में ज़्यादा है, रेड रीजन में ज़्यादा है, तो ग्रीन रीजन में कम क्यों है? तो निश्चित तौर पे प्लांट क्या करते हैं, जो ग्रीन रीजन का प्रकाश होता है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु हमें उसी कलर की दिखाई देती है जिस कलर के प्रकाश को वह रिफ्लेक्ट करता है। तो आप जानते हैं कि सारे पौधे हमको हरे भरे दिखते हैं, तो अगर हरा दिख रहा है तो निश्चित तौर पे वहां से रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रीन लाइट ज़्यादा होगी। इस विबग्योर में से ग्रीन लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वापस आ जाती हैं। जब रिफ्लेक्ट हो जाती हैं ज़्यादा तो निश्चित तौर पे उनकी ट्रैपिंग कम होगी, और जब ट्रैपिंग कम होगी तो निश्चित तौर पे उसमें जो फोटोसिंथेसिस की मात्रा होगी वह कम होगी। तो इस ढंग से आप उस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें टेम्परेचर। दूसरा काज है, फर्स्ट हमने देखा कि प्रकाश था, दूसरा कारक है जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करता है वह है तापमान। फोटोसिंथेसिस के लिए जो सर्वोत्तम तापमान रेंज है वो 10 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फोटोसिंथेसिस अधिक होगी यदि तापमान का जो रेंज है वो 10 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो। इससे ज़्यादा होने पर, तापमान इससे ज़्यादा होने पर फोटोसिंथेसिस की दर घट जाती है, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर भी फोटोसिंथेसिस की जो दर होती है वो घट जाती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो आइडियल टेम्परेचर रेंज है वो 10 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। यहाँ पे इस रेंज में अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम 10 ले लें, यहाँ पे 40 ले लें,
ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो निश्चित तौर पे फोटोसिंथेसिस अपेक्षाकृत ज़्यादा होगी। और यहाँ पे आप कुछ इस ढंग से यह ग्राफ प्लॉट होता है। तो यह आपका टेम्परेचर है 10, 20, 30, 35, 40 एंड सो ऑन, और यह आपकी फोटोसिंथेसिस की दर है। यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी कि यह जो रीजन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह फोटोसिंथेसिस मान लीजिए x है, ये x है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह जो एरिया है यह 2x हो जा रहा है। नेक्स्ट 30 पर ये इसका दुगना हो जा रहा है, 4x हो जा रहा है। यहां से इस निष्कर्ष निकल रहा है कि टेम्परेचर में अगर 10 डिग्री की वृद्धि हो रही है तो फोटोसिंथेसिस की जो दर है वो 2 गुनी हो जा रही है। किंतु इस रेंज के भीतर ही, ऐसा नहीं कि इसको आप चाहे जब तक बढ़ाते जाएं और फोटोसिंथेसिस की दर बढ़ती जाएगी। इस टेम्परेचर रेंज में 10 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान परास में ही फोटोसिंथेसिस में वृद्धि होती है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस आप देख रहे हैं उसकी जो रेट है वो घट रही है। यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर x थी तो आप देख रहे हैं कि 10 डिग्री 10 से 20 होने में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर वृद्धि हुई तो जो आपका फोटोसिंथेसिस थी वो x से 2x हो गई। इसका मतलब हो गया कि इसमें 2 गुनी की वृद्धि हुई। यदि 20 पर यह 2x था तो 20 से 30 होने में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। तो इसकी जो फोटोसिंथेसिस की जो दर है आप देख रहे हैं 2x से 4x हो गई, यानी 2 गुनी की वृद्धि हुई। तो यहां से एक निष्कर्ष निकल रहा है कि तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि प्रकाश संश्लेषण में 2 गुनी की वृद्धि करता है। और यहाँ पे ये जो रेंज है, परास है, ताप परास है, परास पर प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। तो ये कुछ तथ्य थे जो फोटोसिंथेसिस को तापमान कैसे प्रभावित होता है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट आपका है जल की मात्रा। जल कैसे प्रभावित करता है फोटोसिंथेसिस को। वाटर जो है फोटोसिंथेसिस को 2 ढंग से प्रभावित करता है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भी प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष रूप से कैसे प्रभावित करता है? आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में H2O यानी पानी एक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, और जब पानी की ही मात्रा कम होगी तो निश्चित तौर पे कच्चा माल कम होगा, और जब कच्चा माल कम होगा तो फोटोसिंथेसिस की मात्रा अपने आप क्या होगी, कम हो जाएगी। किंतु इनडायरेक्ट रूप से भी पानी की कमी इसको प्रभावित करती है। कैसे करेगी? अगर पानी की कमी होगी तो निश्चित तौर पे पत्तियां मुरझाएंगी। जब पत्तियां मुरझा जाएंगी तो उनमें जो सरफेस एरिया, अभी हमारी सपोज कीजिए पत्ती का शेप कुछ ऐसा है,
तो निश्चित तौर पे यहाँ पे स्टोमेटा की जो मात्रा है वह अपेक्षाकृत अधिक होगी और इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है। किंतु जब पत्ती में पानी की कमी होगी तो पत्ती कुछ मुरझाई हुई इस ढंग से रहेगी। जब मुरझा जाएगी तो इसका जो सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वह अपेक्षाकृत क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो इस पत्ती की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड के जो टकराने या इस पर कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की जो क्षमता होगी वह ज़्यादा होगी और इस मुरझाई पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की जो क्षमता होगी वह अपेक्षाकृत कम होगी। और जब यह कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करेगा तो निश्चित तौर पे फोटोसिंथेसिस की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। तो इस ढंग से यहाँ पे इनडायरेक्ट रूप में ये प्रभावित करता है। दूसरे ढंग से भी हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप जानते हैं कुछ स्टोमेटा का जो आकार होता है वो इस ढंग से होगा। आगे इस चीज को डिस्कस किया जाएगा। जब ये फूली अवस्था में है तो इसका मुंह देखिए इतना है, और जब यही पानी की कमी होती है तो इस पानी की कमी को और कम होने से रोकने के लिए इसका जो मुंह होता है वो कुछ ऐसे हो जाता है। अभी जो मुंह खुला हुआ था तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रैपिंग की संभावना ज़्यादा थी। जब पानी की कमी हो जाएगी तो इसका मुंह इस ढंग से बंद हो जाएगा, और जब बंद रहेगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अवशोषण की जो संभावना होगी वो कम हो जाती। इसीलिए जल जो है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, CO2 की मात्रा। कैसे फोटोसिंथेसिस को CO2 की मात्रा प्रभावित करती है। तो हम जानते हैं कि वायुमंडल में 0.03% से लेकर के 0.04% के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है, और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एक रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। तो जितनी अधिक रॉ मटेरियल की मात्रा होगी फोटोसिंथेसिस की मात्रा उतनी अधिक होने की संभावना है। किंतु यह सही नहीं है। एक सीमा तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती है। उस सीमा से अधिक अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो निश्चित तौर पे फोटोसिंथेसिस की जो मात्रा होगा, अमाउंट होगा, वो घट जाएगा। तो वह सीमा क्या है, 0.05% तक। यदि वायुमंडल में 0.03% से लेकर के 0.05% तक कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस की मात्रा बढ़ेगी। किंतु 0.05% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होने की दशा में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसकी मात्रा क्या होती है, पुनः घटने लगती है। ये काज था कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे प्रभावित करती है। लास्ट इसमें है कुछ मिनरल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। यदि प्लांट्स में आयरन या मैग्नीशियम जैसे खनिज लवणों की कमी होगी तो निश्चित तौर पे फोटोसिंथेसिस की मात्रा प्रभावित होगी। कैसे, क्यों? क्योंकि आयरन तथा मैग्नीशियम का जो उपयोग होता है वो क्लोरोफिल की सिंथेसिस में होता है। मैग्नीशियम तथा आयरन मुख्य अवयव होते हैं जो क्लोरोफिल की संश्लेषण में भाग लेते हैं, और जब मैग्नीशियम तथा आयरन की कमी रहेगी तो निश्चित तौर पे क्लोरोफिल की सिंथेसिस कम होगी। क्लोरोफिल का निर्माण जब कम होगा तो निश्चित तौर पे प्लांट में क्लोरोफिल की संख्या कम होगी, मात्रा उनकी कम होगी, और जब कम मात्रा होगी तो सूर्य का कम ट्रैपिंग कर पाएंगे, और जब कम ट्रैपिंग होगी सनलाइट की तो निश्चित तौर पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कम होगी। तो निश्चित तौर पे आयरन तथा मैग्नीशियम जैसे कुछ तत्व भी हैं जो आवश्यक हैं फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने के लिए, इसलिए प्लांट्स में इनकी उपलब्धता होनी जरूरी है फोटोसिंथेसिस बड़ी होने की। यहाँ पे एक लास्ट प्रश्न हम डिस्कस करते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण दिन में ना करके रात में करते हैं।
तो ये कौन से पौधे हैं और कहाँ के पौधे हैं और ऐसा वो क्यों करते हैं। हम जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी का अभाव होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले या रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो प्लांट होते हैं उनमें पानी की बहुत ही कमी होती है और वहाँ पे दिन में धूप बहुत अधिक होती है, टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। ऐसे रीजन में यदि वहाँ के पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए दिन में अपने पर्णरंध्र का मुंह खोलेंगे या स्टोमेटा के माउथ की ओपनिंग होगी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो निश्चित तौर पे होगा क्या, उस दशा में उस स्टोमेटा से प्लांट के भीतर विद्यमान जो जल के कण हैं वो भी इवापोट्रांसपिरेशन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। जिनकी प्लांट में कमी है और कमी हो जाएगी, यानी प्लांट में पानी की और कमी हो जाएगी। तो उस पानी के वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए ही जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं करते हैं। रात के समय भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो रात के समय वह अपने स्टोमेटा की मुंह की ओपनिंग करते हैं और उस ओपनिंग के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं। और रात में चूंकि उन प्लांट से वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम होने की संभावना है, इसी वजह से मरुस्थलीय पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण न करके रात्र में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और रात्र में जो अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपने में स्टोर करके रखते हैं। दूसरे दिन जब सुबह होगी, दिन होगा, उस समय जो लाइट एनर्जी आएगी उस लाइट एनर्जी को ट्रैप करके पहले से ही स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होगी उसको वो पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पे यह एक प्रश्न बन सकता है कि क्या ऐसे भी कुछ पौधे हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया एक साथ संपादित नहीं होती। एक दिन कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रैपिंग होगी रात में और दूसरे दिन सुबह या दिन में फोटोसिंथेसिस की घटना परिपूर्ण की जाती है। तो ऐसा मरुस्थलीय पौधों के साथ होता है। क्यों होता है अभी हमने एक्सप्लेन किया। तो बस आज इतना ही। फोटोसिंथेसिस से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें बची हुई हैं उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।